नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे कि न्याय आखिर में क्या है। हमने देखा था कि किस तरीके से सामाजिक न्याय की अलग अलग हमारे पास हैं वो धारणाएं निकल कर आई, अलग अलग परिभाषाएं निकल कर आई। हमने देखा था कि हमारे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है जिनमें कहा गया था कि राजा को धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। किसको? राजा को धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना न्याय। ये किसमें आया? ये भारत के जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कहोगे कि रामायण है, महाभारत है, ये सब धर्म की बात करें, गीता है, ये सारे के सारे जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जो ये धर्म की बात करें। और धर्म का मतलब ये हुआ कि कोई विशेष पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय की बात नहीं। धर्म का मतलब यहाँ पर है कर्तव्य। कैसे कर्तव्य? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य यानी इन्होंने कहा कि राजा को अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति जो राजा है वो नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा, जनता के साथ समानता का व्यवहार करेगा, तब हम कहेंगे कि साहब उसके साथ न्याय हुआ है। दूसरी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, धारणा पढ़ाई थी, एक परिभाषा बताई थी, वो चीन के कन्फ्यूशियस की थी। कन्फ्यूशियस ये चीन के दार्शनिक है, कन्फ्यूशियस, जिनको कन्फ्यूशियसवाद भी कहा जाता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना और गलत लोगों को दंडित करना ही न्याय है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अच्छे लोगों को पुरस्कार देना व गलत लोगों को दंडित करना न्याय कहलाता है। तो दूसरी हमारे पास जो न्याय की परिभाषा निकल कर आई वो कन्फ्यूशियस की थी, और इसने कहा कि साहब जो अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे अच्छी तरीके से अनुशासन का पालन कर रहे हैं, गुरुजनों की कही हुई बात का पालन कर रहे हैं, माता पिता का आदर कर रहे हैं, तो वे बच्चे जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पुरस्कार उन बच्चों को पुरस्कार दिया जाए। और वे बच्चे जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की कही हुई बात का है वो पारित तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, जो उनको काम दिया जा रहा है नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को दंडित करना ही क्या कहलाया जाएगा? ये न्याय कहलाया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कन्फ्यूशियस का। यानी अच्छे लोगों को आप पुरस्कार दो और गलत लोगों को आप क्या करो? दंड दो। क्या कहलाया जाएगा? न्याय कहलाया जाएगा। ठीक है, ये न्याय की हमारी दूसरी परिभाषा थी। फिर हमने एक और परिभाषा देखी, जो एक व्यक्ति थे सुकरात करके, यूनान के महान दार्शनिक हुए, और सुकरात ने कहा था कि एक शासक को, एक सरकार को अधिक से अधिक अपने जनता की भलाई करना ही क्या है? न्याय है। कौन कह रहा? सुकरात कह रहा। सुकरात की बात को सुन लीजिए। सुकरात कह रहा है कि शासक का मतलब हुआ राजा। शासक या सरकार को अपने जनता की अधिकाधिक भलाई करना न्याय कहलाता है। ये मैंने आपको 2-3 परिभाषाएं बताई थी, और फिर मैंने कहा था कि किस तरीके से न्याय की स्थापना के हेतु है वो अलग अलग हमने प्रयास किया, किस तरीके से समानता स्थापित करके न्याय लाया जा सकता है। औपचारिक रूप से मैंने कहा कि समानता स्थापित करो तो न्याय लाया, तो न्याय की स्थापना हो सकती। फिर देखा कि भाई अलग जो लोग हैं उनके साथ विभेद का बर्ताव करो, यानी अलग बर्ताव करो तो न्याय की स्थापना हो सकती है। और तीसरा हमने तरीका देखा था कि न्याय यदि हमें स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा न्याय की स्थापना की जाए। अब आगे देखिए न्याय का बंटवारा, यानी किस तरीके से न्याय का बंटवारा, किस तरीके से न्याय का है वो वितरण किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। कि किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के
साथ बल्कि समाज के कानून और नीतियों के संदर्भ में भी हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि किसी देश के अंतर्गत हमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस यदि स्थापित करना है तो हमें केवल न कि लोगों के साथ बल्कि समाज के भी जो कानून हैं उन कानूनों की दृष्टि से हमें सम्मान व्यवहार करना होगा और सम्मान उनके लिए अवसरों और स्थितियों में बुनियादी समानता का प्रयोग करना ही हो जाए, क्या कहलाया जाएगा, न्याय कहलाया जाएगा। और इसी से ही न्याय की वास्तव के अंतर्गत है वो बंटवारा होने का काम करेगा। बुनियादी समानता के बिना है वो समाज में न्याय का बंटवारा नहीं होगा। आगे इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास करें और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि न्याय का उस समय बंटवारा होगा जब सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए जो अपने उद्देश्य पूरे करने और स्वयं को अभिव्यक्त, स्वयं को रिप्रेजेंट करने का जब उनको अवसर मिलेगा तो हम कहेंगे कि उनके साथ न्याय हो रहा है। उदाहरण के लिए देखिए कि हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा को है वो उन्मूलन किया गया। यानी बात यहाँ पर यह आई कि न्याय का बंटवारा उस समय होगा जब सभी लोगों को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का, सभी लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और समाज में उन्हें समानता मिलेगी, तभी वास्तव रूप में न्याय का बंटवारा होगा। और हमने एक देखा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखोगे कि किस तरीके से छुआछूत यानी अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु है वो बाकायदा हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में है वो उल्लेख किया गया और अस्पृश्यता का अंत किया, क्योंकि यह अस्पृश्यता एक ऐसी बुराई थी, एक ऐसी जड़ थी जो सामाजिक अन्याय को स्थापित कर रही थी, सामाजिक असमानता को स्थापित कर रही थी। इसलिए इस छुआछूत को है वो हमारे संविधान ने क्या करने का काम किया, समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 70 स्थापित किया और जिसमें कहा कि किसी के भी साथ है कि किसी भी तरह की अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं होगी और यदि होता है तो व्यक्ति को बाकायदा न्याय मिलेगा और जो लोग कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। दूसरी बात यह भी आई कि ये निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से नहीं रोका जाए। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार जैसे कानून है वो लागू किए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हम देखेंगे कि जो निचली कही जाने वाली जातियां थी उन जातियों को भी सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने के लिए है वो बाकायदा छूट देगी कि एक सार्वजनिक जो भी स्थल होगा उस स्थल के ऊपर जाने से किसी को भी नहीं रोका जाए। तो ये क्या, ये एक न्याय का बंटवारा हुआ, एक न्याय का वितरण हुआ कि सभी लोग वहां आ जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि विभिन्न राज्य सरकारों ने भी जमीन जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनमें भी न्याय स्थापित करने की कोशिश की कि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है और कुछ लोगों के पास है वो घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधार कानून लाए गए और उनके द्वारा संसाधनों का वितरण करने की कोशिश की गई ताकि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी एक निश्चित मात्रा में भूमि दी जाए ताकि वे अपना जीवन का गुजारा कर सके और एक तरीके से है वो सामाजिक न्याय की जो धारणा है वो स्थापित हो, एक तरीके से सोशल जस्टिस की जो स्थापना है वो एस्टेब्लिश हो, सोशल जस्टिस। तो ये एक तरीका था। आगे हम देखेंगे कि एक जॉन रॉल्स करके विद्वान हुए थे और जॉन रॉल्स ने एक न्याय का सिद्धांत दिया जो किस तरीके से न्याय, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम कर रहा है। रॉल्स ने कहा था कि आप तनिक कल्पना कीजिएगा, आप ऐसे समाज के लिए जो कानून बना रहे हो, यानी एक तरीके से आपके ऊपर अज्ञानता का आवरण है। अज्ञानता का आवरण का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी बोर्ड की कॉपियां हैं, वो बोर्ड की कॉपियां चेक करने के लिए यहाँ से बाहर जा रही हैं, कोई किसी विद्यार्थी की जैसे कोई कॉपी मेरे पास आ गई, कोई गंगानगर का व्यक्ति है, बच्चा है या चित्तौड़ का या कोटा का, यानी दूर के बच्चे जिनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं कि कौन है कौन नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी गुणवत्ता को देखकर, उसके जो लिखा है उसकी मांग के मुताबिक मैं नंबर दूंगा। तो उसी तरह जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए आप इस तरह से नियम बनाओगे, आप इस तरीके से हैं वो नियमों को गढ़ने की कोशिश करोगे कि वास्तव में आपने ऊपर है वो अज्ञानता का आवरण रोड रखा है, आपको नहीं पता कि ये व्यक्ति इस तरह से इसकी है वो किस तरह का व्यक्ति है, वो आपको जानकारी नहीं। तो क्या करोगे, आप सभी के लिए एक जैसे नियम बनाओगे। यदि आपको अमीर और गरीब का ये नहीं पता तो आप क्या करोगे, दोनों के लिए एक समान रूल्स बनाने की कोशिश करोगे। वही जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत कहता है कि हमें इस तरह का
जो नियम बनाना चाहिए, जो क्या करे, अमीर और गरीब दोनों के ऊपर है, समान परिस्थितियों में उन पर लागू हो, यही वो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहता है। तो देखिए रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कह रहा है, उसको तनिक आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही साधारण है रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझ बहुत ही आवश्यक है। जॉन रॉल्स ने न्याय और निष्पक्ष एवं न्याय संगत नियम तक पहुंचने का रास्ता एकमात्र यही बताया कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें, और जहां हम निर्णय लेना होगा कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि वास्तव में हमें ज्ञात ही नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या फिर गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें ये नहीं मालूम कि इस मायने में हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियम और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। और रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण के में सोचना कहा। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता के हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा। चूंकि कोई नहीं चाहता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इससे हर कोई सबसे बुरी स्थिति में मद्देनजर समाज की कल्पना की गई। यानी बात यहाँ पर साधारण सी आई है। जॉन रॉल्स ने कहा कि हमें निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है कि हम खुद को एक ऐसी कल्पना के अंतर्गत बांधे, हम उस खुद को एक ऐसे समाज में लें जहां पर हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। हम नहीं जानते कि हम उस समाज में है या नहीं, समाज में है या अमीर है या गरीब है, हम सुविधा संपन्न है या नहीं है। इन सभी चीजों को देखते दरकिनार करते हुए हम उस समाज के लिए नियम बनाने का काम करें, उस संगठन के लिए काम करें जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अज्ञानता का आवरण ओढ़ा हुआ है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। और उस समाज के लिए यदि हम नियम बनाएंगे, उस समाज के लिए हम न्याय की स्थापना का प्रयत्न करेंगे, तो वास्तव में न्याय स्थापित होगा। क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सुविधा संपन्न है, लेकिन इन दोनों को देखते हुए हम क्या करेंगे, वास्तव रूप में समान न्याय स्थापित करने का काम करेंगे। यही जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहता है। सामान्य शब्दों में कहोगे कि साहब जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हमें उस समाज, उस संगठन के लिए नियम बनाने होंगे जिसमें हम अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नहीं सुविधा संपन्न है, नहीं उच्च जाति के हैं और नहीं निम्न है। यानी हम खुद को एक अज्ञानता के आवरण में ओढ़कर उस समाज के लिए नियम बनाने का काम करेंगे, तो वास्तव में क्या होगा, न्याय का सिद्धांत स्थापित होगा। तो यही बात सरकार के ऊपर है कि सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए कि न्याय संगत और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। वह ये न देखे कि अमीर स्थिति, अमीर आदमी की क्या है, गरीब की ये पोजीशन है, दोनों के लिए ऐसा समान रूप से है वो कानून बनाए ताकि उनके ऊपर समान रूप से है वो लागू हो, समान रूप से लागू हो। यही रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहता है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा आगे। उसने ये कहा कि अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या न हो। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद रहती है। सबसे बड़ी बात इसने ये कही कि अज्ञानता के आवरण का अभिप्राय ये है कि हम उच्च वर्ग या निम्न वर्ग को नहीं देखते हुए सभी के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास जैसे महत्वपूर्ण जो संसाधन जो जरूरी है, ये सभी के लिए एक जैसे हम लागू करने की कोशिश करें, चाहे वह उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास जैसे जो बुनियादी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अज्ञानता के आवरण में आप सोच रहे हो, अज्ञानता का आवरण का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी है वो ज्ञान नहीं। अज्ञानता के आवरण का ये मतलब है कि आप निष्पक्ष रूप से करें, आपको सबको जानकारी उच्च वर्ग की है, निम्न वर्ग की क्या पोजीशन। क्योंकि कोई भी सीधी सी बात है, रूल्स मैं आपके लिए बनाऊंगा तो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी ये भी होगी कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई कमजोर बच्चा है, ठीक है, इन दोनों को। लेकिन अज्ञानता का आवरण में इसलिए ओढ़ रहा हूं मुझे जानकारी नहीं, ऐसी बात नहीं।
मुझे जानकारी है, लेकिन मुझे उन दोनों को समान रूप से, एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए एक कमजोर बच्चे, उन दोनों को समान रूप से उस एक नियम में बांधने का काम करना है। तो मुझे उन दोनों को अच्छी तरीके से समझते हुए और निष्पक्ष रूप से हैं वो नियम बनाने होंगे। तो निष्पक्ष रूप से नियम बनाने की बात ही है वो अज्ञानता की बात है। निष्पक्ष, निष्पक्ष व न्याय संगत। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि साहब जो अज्ञानता का आवरण है फिर उसमें क्या विस्तृति होनी चाहिए, तो इन्होंने वास्तव में कहा कि अज्ञानता के आवरण में सोच रहे हो तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति को, इसमें मनुष्य को सामान्यतः कैसा बनना पड़ेगा, विवेकशील बनना पड़ेगा। विवेकशील मनुष्य बने रहने की इसकी प्रथम प्रायिकता है, क्योंकि आपके विवेक नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, फिर आप उन दोनों के लिए कैसे रूल्स बनाने का काम करोगे। ये आपके अज्ञानता का आवरण का सिद्धांत जॉन रॉल्स का है वो तर्क है। साथ ही रॉल्स है वो तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण में उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है ये निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव के अंतर्गत जो रॉल्स तर्क देते हैं, उन्होंने कहा कि जो अज्ञानता का आवरण है इसका मतलब केवल नैतिकता के नहीं है बल्कि एक विवेकशील व्यक्ति को है। विवेकशील चिंतन के द्वारा हमें देखना होगा कि समाज को इसका संपूर्ण रूप से समान रूप से लाभ हो और समान रूप से इस लाभों का वितरण होकर एक निष्पक्ष तरीके से है वो समानता स्थापित करने का काम करना चाहिए, ताकि क्या हो, समाज में है वो न्याय की स्थापना हो सके। फिर आगे बढ़ी क्या कह रहा है, अगला जो हमारा जो चर्चा का विषय है, बिंदु है, वो आपके सामाजिक न्याय का अनुसरण करना। यानी सामाजिक न्याय है वो किस तरीके से हम कहेंगे कि ये वास्तव में सामाजिक न्याय हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जब उनकी सामान्य पूर्ति हो जाएगी तो सामाजिक न्याय होगा। क्योंकि सामाजिक न्याय वास्तव में ये तो नहीं होगा कि एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है। जैसे रमेश है वो अमीर है और मुकेश है वो गरीब है। अब आप ये तो तरीका नहीं होगा कि साहब एक काम करो, इस अमीर जो रमेश है इसको गरीब कर लो तो मुकेश भी है वो गरीब भी है तो दोनों है वो समान हो जाएंगे तो न्याय स्थापित होगा। ये भी तो तरीका गलत है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी कह दो कि साहब एक काम करते हैं, इस मुकेश को भी रमेश की तरह गरीब बना दो तो क्या हो जाएगा कि न्याय स्थापित होगा। नहीं, तो भी न्याय स्थापित नहीं होगा। तो आखिर में क्या किया जाए कि ऐसी स्थिति हो, ऐसे मानक तय किए जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हो, इस तरह की एक सिस्टम पे स्थापित किया जाओ जो ये तय करें कि हाँ सामाजिक न्याय हुआ है। तो क्या है, जैसे वापस इसको पुनः देखिए कि माना कि अमीर है वो रमेश तो अमीर है, ठीक है, और मुकेश गरीब है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए क्या कि मुकेश के लिए है वो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छे आवास की व्यवस्था की जाए, उसके लिए अच्छे, उसके लिए चिकित्सा सुविधा की है वो व्यवस्था की जाए, अच्छे भोजन की उसके लिए व्यवस्था की जाए। तो ये व्यवस्था यदि सामान्य हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ जो मुकेश और रमेश के बीच में है वो अब सामाजिक न्याय हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि रमेश आज भी उसके पास में बहुत ही ज्यादा पैसे, शक्ति संपन्न है, अमीर है, धन है उनके पास ज्यादा, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि किसी भी व्यक्ति को समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की यदि पूर्ति हो रही है तब हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हुआ है। और उस मुकेश को जब मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, आवास जैसी चीजें मिल गई तो अपने आप ही वो अपने आप को डेवलप करेगा, अपना विकास करेगा। तो ऐसी स्थिति में वह भी अच्छे तरीके से है रमेश की स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन बुनियादी जो आवश्यकता है मुकेश की, भोजन, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, उसको पूरा करेंगे तो ही वास्तव में सामाजिक न्याय स्थापित होने का कार्य करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि न्यायपूर्ण समाज के लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करवानी चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो और समाज में
अपनी प्रतिभा का विकास करें और साथ ही साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्यों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज के लिए लोगों को, न्यायपूर्ण समाज, एक न्यायपूर्ण सरकार, एक न्यायपूर्ण देश राज्य में लोगों के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं कम से कम जरूरी, न्यूनतम यानी कम से कम, बुनियादी यानी जरूरी, कम से कम जो जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति होगी तो हम सामाजिक न्याय कहेंगे कि स्थापित हुआ है वास्तव में। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो यदि ये व्यवस्थाएं हो जाएगी तो व्यक्ति अपने समाज में, अपने देश के अंतर्गत प्रतिभा का विकास करेगा और वह अपने अवसरों के साथ आगे जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा तो सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। जैसे स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व का मतलब हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा भोजन मिलेगा तो ही आप स्वस्थ रहोगे, अन्यथा तो नहीं रह सकते। आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, फिर आवास, शुद्ध आपको पेयजल मिले, अच्छी शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी, इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे जिससे क्या होगा, सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन मिलेगा, रहने के लिए आपको आवास, पीने के लिए शुद्ध पेयजल, शिक्षा और कम से कम न्यूनतम मजदूरी स्थापित मिलेगी, उसको न्यूनतम रोजगार मिलेगा तो वह जीवन का अच्छी तरीके से निर्वाह करेगा। तब हम कहेंगे कि उस समाज के अंतर्गत उसका क्या हो रहा है, उनके साथ वास्तव में न्याय हो रहा है। यही सामाजिक न्याय का एक कॉन्सेप्ट कह रहा है। आगे बढ़िए, अगला जो एक महत्वपूर्ण हमारा जो बिंदु है, महत्वपूर्ण हेडिंग है मुक्त बाजार बनाम हस्तक्षेप। मुक्त बाजार है, ये बाजार मार्केट की बात है। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, एक बड़ी व्यवस्था आई निकल कर कि वास्तव में सामाजिक न्याय उस समय स्थापित होगा जब हम देखेंगे कि एक व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उसको बाजार में खुला छोड़ दो। एक मार्केट है, उस बाजार में खुला छोड़ दो, वह व्यक्ति अपने आवश्यकताओं के अनुसार वहां से चीजें वो ग्रहण भी करेगा और यदि उसको लगा कि वास्तव में इस चीज का उत्पादन करना चाहिए तो उस मांग के अनुरूप है वह व्यक्ति उत्पादन ही करेगा। ये बात हो रही मुक्त बाजार की, यानी मार्केट में प्रतिस्पर्धा होगी तो उत्पादन है, प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी और डिमांड, जो मांग और आपूर्ति, जो डिमांड और सप्लाई की बात है, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई करने के लिए व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे मैंने कर दिया कि भाई एक जो मॉन्टेक्स की एक पेन है, उस पेन की मार्केट में मैंने जाके देखा कि हाँ इसकी डिमांड तो है मार्केट में, तो तरीका क्या है कि क्यों नहीं मैं इसका प्रोडक्शन करूं, क्यों नहीं मैं इसका उत्पादन करूं ताकि क्या हो, ऐसे जो डिमांड है उसकी सप्लाई की जाए। तो ये कौन कह रहा है, ये मुक्त बाजार कह रहे हैं कि आपस में लोगों को प्रतिस्पर्धा कराओ, एक मार्केट रखो खुला और उस मुक्त बाजार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का है प्रोडक्शन करने को स्वतंत्र होगा। और बात यह है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप कितना करे और कितना नहीं करे, वह वाली बात आ गई। एक तो मुक्त बाजार का ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, मूल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब जो हमारे पॉलिटिक्स के संदर्भ में मुक्त जो फ्री मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, उसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में फ्री कर दो और वह देखेगा अपनी समाज में हैसियत स्थापित करने हेतु वो कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेगा और कुछ न कुछ प्रयत्न करेगा तो उसके लिए राज्य को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप का मतलब ये है कि राज्य उसके लिए कितने शिक्षा की व्यवस्था करे, कितने स्वास्थ्य के लिए करे, कितने एजुकेशन के लिए करे, ये राज्य का और मुक्त बाजार का यानी मुक्त समाज का है वो कॉन्सेप्ट आया। आप अपने आप ही व्यक्ति को लगेगा कि मेरे पास वाला है वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा है, तो अपने आप में आपको भी ये लगेगा कि हमें भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में जो न्याय की बात होगी वहां पर भी कहा कि लोगों में क्या हो, प्रतिस्पर्धा पैदा करो, अपने आप ही है वो सामाजिक न्याय स्थापित होगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझने की तनिक कोशिश कीजिए। आप कह रहा है कि मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए और उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए।
यानी वही बात निकल कर आई जो मैंने आपको समझाई। इन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को अपनी संपत्ति अर्जित करने, अपना मूल्य, मजदूरी और अपना मुनाफा बढ़ाना है तो किसी के साथ आप अनुबंध होने के लिए, आप समझौता करने के लिए स्वतंत्र हो, और आप उसमें क्या हो, प्रतिद्वंद्विता की आपको ज्यादा से ज्यादा छूट देगी कि मोन्टेक्स का जो ये पेन एक मार्केट में मैं लेके आया हूँ और उस मार्केट में मैंने इसका प्रोडक्शन करके किया, 5 रुपए में माना कि मैंने इसका मूल्य रखा, क्या हुआ, 5 रुपए मैंने इसका मूल्य रखा और उस मूल्य में मेरा मजदूरी उसमें भी निकल जाएगी, उसमें लागत निकल जाएगी, उसमें मेरा लाभांश भी है वो भी मिलेगा मुझे 5 रुपए में। और अब क्या हुआ, एक अन्य व्यक्ति आया, उसने भी मोन्टेस्क्यू की पेन मार्केट में उतारी, अब वो मेरी प्रतिद्वंदिता में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा में उतरा, उस व्यक्ति ने है वो मार्केट के अंतर्गत है वो 5 रुपए रखे तो मैंने 4.5 कर लिए, या उस व्यक्ति ने है वो 4 रुपए रखे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मार्केट में जिस वस्तु की आप डिमांड और सप्लाई कर रहे हो, आप जो गुणवत्ता मेंटेन करोगे, आप उसकी ज्यादा गुणवत्ता रखोगे, अच्छी चीज आप दोगे, कम मूल्य में दोगे, तो सीधी बात है उस व्यक्ति की चीज बिकेगी। तो क्या बात, वहां पर प्रतिद्वंदिता होगी, वहां पर प्रतिस्पर्धा हुई, और प्रतिस्पर्धा होगी तो अपने आप में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लाभांश हेतु है वो कार्य करेगा। ये कौन कह रहा है, ये मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट कह रहा है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए, और ये मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि अगर बाजारों को राज्यों के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा। अब जो मुक्त बाजार के लोग कह रहे हैं, मुक्त बाजार के जो समर्थक है, उनका कहना है कि साहब राज्य को है वो बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको स्वतंत्र करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको छूट देनी चाहिए। और क्या होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा छूट देगा तो क्या होगा कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा है वो प्रोडक्शन है, जो माल आएगा उसकी बिक्री होगी, ज्यादा से ज्यादा है वो लोग अपना लाभ अर्जित करने के बाद में और भी चीजों की क्या होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ी तो उनके मूल्य को घटाना पड़ेगा, और मूल्य घटाना पड़ेगा तो लोग अपने आप ही उन चीजों को लेंगे। तो यहाँ पर भी एज इट इज स्थिति है। इन्होंने कहा कि जब बाजारी कारोबार का समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण बंटवारा होगा तो उससे क्या है, अपने आप ही समाज में एक तरीके से समानता आने की बात होगी। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिक्स का, दोनों ही ये मामलों में मुक्त बाजार और राज्य का अस्तित्व मुद्दा चलता रहता है। इसको आप साधारण से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी एक जटिल मुद्दा रहता है। जो फ्री मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, राज्य को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण है वो होगा, इससे योग्यता और प्रतिभा से लेस लोगों को अधिक लाभ मिलेगा, जबकि अक्षम जो असक्षम लोग हैं, असक्षम लोग असक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होना चाहिए। तो यहाँ पर बात सामान्य ये है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा करवाई जाए, ताकि व्यक्ति है वह क्या करे, अपना विकास करने का काम करे, उस व्यक्ति के साथ समानता स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, और जब वह उस व्यक्ति के साथ समानता स्थापित करने का प्रयत्न करेगा तो सामाजिक न्याय है वो स्थापित हो जाएगा। तो ये सामान्य सा एक कॉन्सेप्ट है मुक्त बाजार बनाम राज्य का, कि मुक्त बाजार वालों का कहना है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा है आप स्वतंत्र करो, फ्रीडम करो, और राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी तो अपने आप ही कहा जाता है कि आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, व्यक्ति अपने आप उसको अर्जित करने हेतु प्रयत्न करेगा। यही मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्योंकि राज्य ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा, सुविधा, आवास के लिए राज्य पर ज्यादा से ज्यादा लोग निर्भर होते जाएंगे, तो वास्तव रूप में लोग हैं वो उसके लिए कार्य भी नहीं करेंगे, शिक्षा के लिए खुद अपने बलबूते पर, चिकित्सा के लिए, आवास की कोई व्यवस्था करेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति को खुद आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, राज्य मॉनिटरिंग करे, राज्य देखभाल ये देखने का काम करे, दर्शक का कितना क्या हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ये मुक्त बाजार का एक कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है। आगे बढ़िए, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हैं वो हस्तक्षेप करे, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो। लेकिन वे तर्क यहाँ भी देते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य ऐसी सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे कारगर तरीका है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सेवाएं मुहैया करनी चाहिए जिससे निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाए,
जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त यानी मजबूत बनाने की कोशिश करे और राज्य के लिए जरूरी हो जाता है कि वह इन वृद्धों और रोगियों का विशेष सहायता करें जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वृद्ध यानी बुजुर्ग लोग हैं, उन वृद्धों की बात कर रहा हूं। उन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक राज्य है वो बात करें। आगे देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो क्या कहना था वास्तव में सामाजिक न्याय स्थापित करने हेतु। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे। उन्होंने कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे हुए समाज का निर्माण करते हैं। तब हम वास्तव में कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय है वो हो रहा है। ये किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वह है, वास्तव में न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर बढ़ती हुई भावना, परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, यानी न्यायपूर्ण समाज वास्तव में वह है जिसमें लोग एक दूसरे का सम्मान करने और किसी भी तरह का आपसी लोगों के अंतर्गत अपमान की है वो भावना नहीं है, अपमान का भाव है वो नहीं है। और दोनों ही सम्मान और अपमान, आप देखोगे एक सम्मान बढ़ रहा है, अपमान है वो लोगों का नहीं हो रहा है। एक करुणा से भरी यानी एक भावनापूर्ण, एक भाईचारे से भरे हुए समाज का निर्माण होगा। करुणा का मतलब हुआ भाईचारे का, भाईचारे से भरे हुए समाज का निर्माण होगा। तब हम वास्तव में करेंगे कि सामाजिक में क्या हुआ है, न्याय स्थापित हुआ है, यही सामाजिक न्याय। तो आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में न्याय क्या है, तो आप कहोगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वास्तव में सामाजिक न्याय वह है जिसमें लोगों में परस्पर सम्मान की भावनाओं में वृद्धि हो और अपमान की भावना न होते हुए एक करुणा से भरा हुआ, एक भाईचारे से भरे हुए समाज का निर्माण होगा। तब हम वास्तव में कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हुआ है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना था। आगे एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है डॉक्टर JS मील का एक कथन है। मील ने भी है वो समानता के हेतु बात की थी। मील ने कहा कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं थे जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा कर सकता है। मील ने अच्छा स्टेटमेंट दिया, थोड़ा गुड स्टेटमेंट है, इसको साधारण शब्दों में समझो। तो मील ने कहा था कि ऐसा न्याय का मतलब ये हुआ कि ऐसा न करना भी गलत है और ऐसा करना भी गलत है। मतलब बात यह है कि समाज में समानता लानी और व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का बढ़ावा देना ही वास्तव में क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। यानी नैतिक अधिकार है उनमें आप बढ़ावा दो और उनमें समानता स्थापित करो तो क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगी। ये किसका कथन है, ये JS मील का कथन है। इस स्टेटमेंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों मोटे तौर पर हमने है वो सामाजिक न्याय को देखने की कोशिश की कि आखिर में सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से है वो जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में कुछ एक अन्य तथ्य हैं, आप उनको भी देख लीजिए पुनः एक बार कि स्मरणीय बिंदु के तौर पर है कि प्राचीन काल से भारत तथा चीन के विद्वानों ने न्याय की व्याख्या अपने अनुसार की। यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत पर है वो विचार किया। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, द रिपब्लिक करके एक पुस्तक है प्लेटो की, उसमें न्याय के सिद्धांत पर है वो चर्चा की गई। और भारत और चीन के जो दार्शनिक हुए उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से न्याय की बात की। सामान्यतः हम देखेंगे कि जो न्याय शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द जस्टिस से निकल कर बना है, जस्टिस करना या जस्टिफाइड। अक्सर लोग कहते हैं जस्टिफाइड, जस्टिस। आप करोगे न्याय, जो बड़े बड़े जज होते हैं उनके लिए जस्टिस शब्द है, तो वे क्या है, वे न्याय का काम कर रहे हैं इसलिए उनके लिए जस्टिस शब्द लिखते हैं। तो सामान्यतः न्याय है वो जस्टिस शब्द से निकल कर बना है और जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, बॉन्ड ऑफ टाई। अर्थात व्यक्ति को, अर्थात समाज न्याय है वह समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से बांधने की व्यवस्था है। बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि जो न्याय है वो जस्टिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, बॉन्ड ऑफ टाई। अर्थात न्याय उस समय होगा जब समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से बांधा जाता है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति है वो कर्तव्यों का निर्धारण और समान रूप से व्यवहार होगा, तब हम कहेंगे कि न्याय स्थापित हो रहा है।
आज न्याय का अर्थ है उचित हो, किसी समाज में जो उचित है, जो व्यक्तिगत सामाजिक हितों में सामंजस्य उत्पन्न करे, जो निष्पक्ष और स्वार्थ पर तर्क देते हैं, वही क्या कहलाया जाएगा? न्याय कहलाएगा। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय है वो धर्म के साथ जुड़ा था, और जिसमें राजा का परम कर्तव्य बताया गया था कि राजा को है वो धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर हमने देखा कि चीन के कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार गलत करने वाले को दंडित करना और भला लोगों को यानी अच्छे काम करने वाले लोगों को पुरस्कार करना क्या कहलाया जाएगा? न्याय कहलाया जाएगा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय पर है वो चर्चा की। आपको 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा कि न्याय की जो चर्चा है वो प्लेटो ने कौन सी पुस्तक में की, तो आपसे पूछा जाएगा द रिपब्लिक, या ऐसे पूछा जाएगा द रिपब्लिक नामक पुस्तक में न्याय की चर्चा की, जिसको किस व्यक्ति ने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा। ये यूनान के दार्शनिक हुए थे बहुत बड़े। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्याय हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा साधारण शब्दों में कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही क्या है? न्याय कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं? ये सुकरात कह रहे हैं कि सभी लोगों को क्या है? उनका अपना हक ही देना क्या है? एक तरीके से न्याय। फिर एक जर्मनी के दार्शनिक हुए थे प्यारे बच्चों, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। जर्मन के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने एक अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और अपने अवसरों का विकास के लिए उचित अवसर मिलो तो क्या कहलाया जाएगा? तब हम कहेंगे कि वास्तव में व्यक्ति के साथ है वो न्याय स्थापित हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये कांट कह रहा है। जर्मन के बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को उसकी प्राप्ति यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रतिभा और विकास के लिए अवसर प्रदान करना क्या कहलाया जाएगा? न्याय कहलाया जाएगा। तो ये न्याय के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग परिभाषाएं। फिर है वो न्याय की स्थापना हेतु 3 सिद्धांत है, वो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने कहा कि सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करना, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। यही न्याय स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। समानुपातिक यानी समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करो, भेदभाव नहीं करना, नागरिकों के जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए उनकी कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, और उसमें 2 भिन्न जाति के व्यक्ति एक ही काम कर रहे तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वे हैं वो अलग अलग जाति के हैं या एक जाति के, इसलिए उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने तरीका बताया था कि समानुपातिक न्याय करना स्थापित कैसा करना है? समानुपातिक न्याय। कुछ ऐसी स्थितियां भी होगी जहां समान बर्ताव अन्याय जैसा होगा, जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक देना, यानी ये अन्याय हो सकता है। मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि का ध्यान रखकर अलग अलग पारिश्रमिक देना क्या है? आपका न्याय कहलाता है। दूसरी बात है समानुपातिक न्याय। तो समानुपातिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि हमारे करणी एकेडमी के जो सारे के सारे बच्चे हैं वो कक्षा 11 के विद्यार्थी एक ही परीक्षा दे रहे हैं, हमारे ही विद्यालय के बच्चे, तो क्या करो? सभी को एक जैसे नंबर दे दो। क्या ये सभी को एक जैसे नंबर देना, समान नंबर देना न्याय होगा? तब हम कहेंगे कि नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय होगा। तो इनके लिए समानुपातिक न्याय, जो बच्चा ज्यादा अंक ला रहा है उस व्यक्ति को आप ज्यादा नंबर दो। क्यों? क्योंकि वह अपने मेहनत, अपने कौशल और संभावित खतरे के आधार पर है वो काम कर रहा है, तो उस हिसाब से उस व्यक्ति को अनुपात में उनके साथ है वो न्याय होना समानुपातिक न्याय कहलाया जाएगा। उसने ज्यादा मेहनत की है तो उसको अच्छे अंक दो, और जिस बच्चे ने कम पढ़ाई की तो उसको कम अंक दो। तीसरी बात थी विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इन्होंने कहा जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए, और जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में नहीं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके भी उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है? सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु पर्यटन के तौर पर। अगली जो हमारी रीडिंग थी वो थी न्यायपूर्ण बंटवारा। इसको भी आप देख लीजिए। ये जो शॉर्ट बिंदु है इनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, और संपूर्ण रूप से मैंने समझा दिया, तो ये एक आपकी वापस ब्रीफिंग के लिए है, वो 2 मिनट इनको देख लीजिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से, और ये वितरण समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके।
जैसे भारत में छुआछूत का उल्लंघन करना, आरक्षण जैसी व्यवस्था और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए जो भूमि सुधार कानून थे वो न्यायपूर्ण बंटवारा करने का काम कर रहा है। यानी न्याय के बंटवारा का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस तरीके से वितरण करो ताकि समाज के सभी लोगों को उनका लाभ हो। और उसके लिए हमने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो छुआछूत का जो प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आर्टिकल 17 और अलग अलग सरकारों ने है, केंद्र ने, राज्यों ने भी आरक्षण की व्यवस्था की और अलग अलग राज्य सरकारों ने भूमि सुधार के भी काम किए। तो ये क्या थे? ये न्यायपूर्ण बंटवारे के 3 उदाहरण हैं, आप इनको याद रखना। भूमि सुधार, छुआछूत और आरक्षण, 3 उदाहरण हैं आपके। इन उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से याद रखना। फिर रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या, उसको देख लीजिए। अज्ञानता के आवरण के द्वारा रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने और नीति निर्धारण करने का काम दिया जाए तो अवश्य ही वह सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा और प्रत्येक वर्ग को उसकी सुविधा दीजिए। रॉल्स ने कहा कि हमें क्या है कि ऐसे समाज के लिए न्याय बनाने के नियम है, बनाने, समाज को संगठित करना है, नीति निर्धारण का काम करना है और वास्तव में हम उस समाज में हमें ये जानकारी नहीं कौन अमीर है कितने गरीब है, उस स्थिति को देखते हुए अज्ञानता का आवरण ओढ़कर हम नीतियां बनाएंगे तो वास्तव में उनके साथ क्या करेंगे? न्याय स्थापना का काम करेंगे। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए गरीब के दरमियान गरीबी की खाई को कम करना और समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम स्थितियां, आप कहो कि आवास है, शुद्ध पेयजल है, न्यूनतम शिक्षा है, भोजन है, ये सामान्य आवश्यकता है। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट। मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने व राज्य के हस्तक्षेप के विरोध में है। ऐसे में बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधाहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए क्योंकि मुक्त बाजार में ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बात यहाँ पर निकल कर ये आई कि साहब खुली प्रतियोगिता करो तो जो व्यक्ति सफल होगा, जो व्यक्ति सक्षम है, जिसमें योग्यता है, वो व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को है वो एक दर्शक के रूप में काम करना चाहिए। एक है वो दर्शक दीर्घा में बैठकर आप देखोगे क्या प्रतिस्पर्धा हो रही है, नहीं। जैसे कि मैंने कह दिया कि एक आपको दौड़ करनी है 500 मीटर की दौड़, उस 500 मीटर की दौड़ में मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं केवल वहां पर बैठकर दीर्घ दर्शक में देख रहा हूं कि कौन कितना है वो दौड़ रहा है, किसमें कितनी प्रतिस्पर्धा है। तो मेरा काम इतना मॉनिटरिंग करने का है, रूल्स स्थापित करने का है कि कोई भी उनका उल्लंघन नहीं करे और वह अच्छी तरीके से उसमें आप में प्रतिस्पर्धा हो। जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वो उस दौड़ के अंतर्गत विजेता हो जाएगा। ये तो बात आपने कही कि ठीक है साहब मुक्त बाजार में यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप भी उचित नहीं क्योंकि मैं वहां पर बैठ के देख रहा हूं मेरा इतना ही कार्य। लेकिन दूसरी बात ये आई कि साहब कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो या तो बीमार थे या सही तरीके से इतने सक्षम भी नहीं थे चलने में, या कुछ लोग ज़्यादा है वो तेज दौड़ने में है, सक्षम है, उनको ज़्यादा सुविधाएं थी, कुछ लोगों को सुविधाएं भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए है वो काम करने की जिम्मेदारी होगी राज्य की होगी। तो राज्य उन लोगों के लिए सुविधा देने का काम करे, उन लोगों को लिए विशेष में कोई प्रावधान करूं, विशेष सुविधा दूं या विशेष आरक्षण जैसी व्यवस्था करूं, वो काम किसका होगा? राज्य का होगा। यही मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट कह रहा है, फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वह कह रहा है। फिर तीसरी बात यह है कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए थे। आखिर में हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की इर्द गिर्द हमारे इस अध्याय की है वो सारी की सारी कहानी है वो चली थी कि साहब न्याय है वो होना चाहिए, न्याय इस तरह से होगा, न्याय के लिए क्या प्रयत्न किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आई कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए है वो क्या कदम उठाएगी। ये आपसे पूछा जाएगा, अपने आप में 4 नंबर का है वो सवाल बनता है कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या प्रयत्न हुआ। तो आप कहोगे कि साहब भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का है वो एक्ट लाया गया और उसके तहत बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई की है वो व्यवस्था की गई। आप देखोगे कि RTE एक्ट है उसमें बाकायदा स्पष्ट प्रावधान किया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। फिर आप ये भी कहोगे कि साहब पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, देश की आज़ादी के जस्ट बाद में है पंचवर्षीय योजना 1952 में लाई और प्रत्येक 5 साल का एक विकास का पूरा एक प्रारूप तैयार किया गया, उसमें योजनाएं चला करके विकास के अलग अलग मानक तय किए। वो भी सामाजिक न्याय था और उसमें अलग अलग व्यवस्था की गई कि पेंशन के लिए, शिक्षा के लिए क्या होगी, चिकित्सा के लिए क्या होगी, आवास के लिए क्या होगी। तो वो भी एक सामाजिक न्याय स्थापित करने का ही हमारे इरादे को उजागर करती है।
फिर हमने देखा कि अंत्योदय योजनाएं चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत लोगों को है वो भोजन की व्यवस्था की गई, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई। तो ये भी एक सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयत्न था। फिर हमने देखा कि वंचित वर्गों को है वो आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने का भी काम हुआ। जो ऐसे समुदाय थे जैसे दलित है या हरिजन है या फिर ऐसे वंचित वर्ग थे, महिला वर्ग है, महिला भी अपने आप में एक वर्ग है और वो भी वंचित रही, तो उनके लिए विशेष हमने प्रावधान किया, आर्थिक सुविधाएं दी गई। तो ये भी सामाजिक न्याय की स्थापना का एक कार्य था। मौलिक अधिकारों में प्रावधान और राज्य के निर्दिष्ट तत्वों में प्रावधान। फिर न्याय के तत्व क्या है? सत्य है, स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक जो न्याय की अनिवार्यता है वो न्याय के कुछ तत्व निकल कर आए। सामाजिक न्याय में मनुष्य मनुष्य में भेद न हो, सबको व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त हो और कानून के सामने सभी समान हो और वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त हो। क्या कहलाई जाएगी? सामाजिक न्याय कहलाई जाएगी। एक बिंदु दो बचे हुए हैं कि अन्याय के प्रकार। सामाजिक अन्याय राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक। सामाजिक यानी उच्च वर्ग के हैं या कुछ निम्न वर्ग के, उनके साथ भेदभाव करना। राजनीतिक अन्याय में आप कहोगे कि जो अमीर वर्ग के उच्च लोग हैं वे ही राजनीति में जा रहे, कम निम्न वर्ग के लोग हैं वह राजनीति में वे नहीं जा पा रहे। कानूनी अन्याय यानी कुछ जो सक्षम लोग हैं वह कानून रूप से ज्यादा मजबूत है कि अन्य लोगों को अन्याय के द्वारा उनको दबाने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उनको न्याय मिल ही नहीं पाते। आर्थिक न्याय में यानी अमीर और गरीब की खाइए। एक तरफ आप देखोगे कि बड़े बड़े जो आप देखोगे बिल्डिंगें बनी हुई है जिनके लिए उच्च वर्ग के लोग रहे, दूसरी तरफ झोंपड़पट्टी में जो लोग रहे उनके खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं। तो ये आर्थिक अन्याय का उदाहरण है। फिर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु क्या किया? आर्थिक न्याय की स्थापना न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार कार्य, समान काम का समान वेतन, राज्य का हस्तक्षेप और आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक सुरक्षा, ये सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयत्न किए गए थे। राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु क्या काम हुआ? राजनीतिक न्याय की स्थापना लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया, सभी को भागीदारी का है वो हमें दिया गया। फिर क्या है? राजनीतिक दलों का निर्माण। कोई भी व्यक्ति है यदि उसमें क्षमता है तो राजनीतिक दलों का निर्माण करके राजनीति में सहभागिता ले सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की आजादी, सभी को बोलने को पूरी आजादी दी गई और राजनीतिक अधिकार और सम्य अंतराल में चुनाव करवाना, ये अलग अलग हमारे क्या थे? राजनीतिक न्याय था। वही सामाजिक न्याय, निःशुल्क किसानों की योजना, अंत्योदय, वंचित वर्गों के लिए अलग अलग कार्य हुए। तो ये मोटे तौर पर हमारे सामाजिक न्याय का अध्याय कंप्लीट हुआ और मुझे अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि आपको सामाजिक न्याय का जो चैप्टर था अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।